हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इंटर राशियों आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 2 सेशन 22-25 हिस्ट्री सब्सिडियरी के छात्र एवं छात्रा हैं। आज इसके पहले हमने सारे वीवीआई क्वेश्चन बता दिए। आप लोगों का काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स रहा, तो इसलिए मैं आज आपको हिस्ट्री सब्सिडियरी वीवीआई क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सारे एकदम कहानी की तरह आपको समझा दिए जाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में मक्खन की तरह लिख के आइएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए आज हम फटाफट अपना सेशन स्टार्ट करते हैं सारे वीवीआई प्रश्नों के साथ। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया है फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, और मैं आपसे वादा करता हूँ आप वीडियो को मात्र 2 बार देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई के कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है 1757 के क्रांति पर प्रकाश डाले। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच संबंधों की विवेचना करें। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के थोड़ा कर सकता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसलिए क्वेश्चन के कई टाइप से आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप उसे आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सारे प्रश्न जिस प्रकार से घुमा के पूछ सकता है उस प्रकार से हम आपको बता दिए। अब आते हैं हम आज प्लासी का जो युद्ध है वो एक कहानी की तरह से हम समझेंगे। ठीक है, प्लासी के युद्ध के 3 महानायक थे हम जानेंगे और एक महाखलनायक। ठीक है, पहला की अगर बात करें तो मुर्शिद अली खान थे, दूसरा थे अली वर्दी खान और तीसरा जो हमारे थे सिराजुद्दौला। ठीक है, उनकी क्या भूमिका थी कहानी की तरह हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं। शुरू में बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था जिसका शासन एक सूबेदार के अधीन था। यानी बंगाल मुगल साम्राज्य जो हमारे मुगल साम्राज्य थे उसके एक प्रांत के अधीन था और वहाँ के जो बंगाल का जो शासन चल रहा था वो सूबेदार के अधीन चल रहा था। ठीक है, सन 1721 ईस्वी में मुर्शिद अली खां बंगाल के दीवान नियुक्त हुआ। वह बड़ा योग्य शासक था। धीरे धीरे वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और सन 1713 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार हो गया। यानी 1701 ईस्वी में मुगल शासक के द्वारा मुर्शिद अली खां को दीवान नियुक्त किया गया था बंगाल का, लेकिन वो अपने शक्ति और योग्यता के आधार पे वो अपना जो बंगाल का जो था वो साम्राज्य थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे, जिसके कारण वो 1713 ईस्वी में बंगाल को उन्हें सूबेदार बना दिया गया। यद्यपि वह स्वतंत्र सा था परंतु बाबर मुगल सम्राट के पास हमेशा टैक्स भेजा करता था। यानी वो स्वतंत्र सा भी था, लेकिन इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी सूबेदार हो जाने के बावजूद भी वो टैक्स टाइम टू टाइम वो मुगल साम्राज्य के पास हमेशा भेज दिया करता था। ठीक है, कि मुगल साम्राज्य उनसे जो था काफ़ी अच्छा टैक्स दे देते थे, ईमानदारी पूर्वक, कोई भी बेईमानी नहीं करते थे मुर्शिद अली खां। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आइए देखते हैं, यही है हमारे मुर्शिद अली खान। देख सकते हैं आप यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है मुर्शिद अली खान के। ठीक है, ये इनके किला है। ठीक है, अब आते हैं मुर्शिद अली खान ने बंगाल की राजधानी मुक्साबाद में बनवाई जिसका नाम मुर्शिदाबाद पड़ा। यानी मुर्शिद अली खान ने बंगाल की राजधानी जो था मुक्साबाद में बनवाई, लेकिन बाद में वो मुर्शिदाबाद पड़ा। अगर आपको कभी बंगाल जाने की अगर मौका मिले तो आप वहाँ से आप जाके वहाँ आज भी मुर्शिदाबाद है, आप वहाँ घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है। ठीक है, सन 1725 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी मुर्शिद अली खां की उनकी मृत्यु सन 1725 ईस्वी में हो गई और उसके बाद बंगाल का सूबेदार उसका दामाद शुजाउद्दीन खां हुआ। यानी मुर्शिद अली खां की मृत्यु के बाद उनकी दामाद, ठीक है, शुजाउद्दीन खां हुआ। 14 साल के शासन करने के बाद सन 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद अलवर्दी खां ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। यानी
उनकी दामाद भी 14 साल तक शासन किए, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहाँ अलवर्दी खां वहाँ के शासक बने। ठीक है, बंगाल के। ठीक, किसी प्रकार का यहाँ तक कोई बच्चों को दिक्कत है कमेंट कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम सारी आपको इजी कॉन्सेप्ट जितना हो सकता है इजी कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देख लेते हैं मात्र 2 बार, आपको मैं वादा के साथ कहता हूँ आप एग्ज़ाम में एकदम फाड़ के आइएगा, एकदम मक्खन की तरह आप लिख के आइएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अलवर्दी खां जो थे वो किस प्रकार से शासक किए। ठीक है, अलवर्दी खां एक योग्य तथा कुशल शासक था, जबकि उसे निरंतर मराठों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके शासनकाल में अपेक्षाकृत शांति बनी रही। यानी अलवर्दी खां एक योग्य और कुशल शासक थे, और उनके समय मराठों का काफ़ी आक्रमण हुआ करता था, लेकिन फिर भी इतना आक्रमण होने के बावजूद भी उनके शासनकाल में एकदम शांति बनी रही। उसके मरते ही बंगाल का बुरा वक्त शुरू हो गया। यानी इनकी मृत्यु के बाद, अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का बुरा समय यानी खराब समय शुरू हो गया। यही हमारे अलवर्दी खां हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उनका पिक लगा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यही हमारे अलवर्दी खां हैं। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी नाती सिराजुद्दौला सन 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वह जो था सिराजुद्दौला, वह 1756 में बंगाल का वो नवाब बन गया। कौन? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, वह अदूरदर्शी, हठी एवं अभिमानी व्यक्ति था, अतः उत्तराधिकारी के शीघ्र ही बाद उसे बुरे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उसका जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। यानी वो जो थे हमारे सिराजुद्दौला, वो अदूरदर्शी तथा हठी अभिमानी शासक थे। ठीक है, और वो जब बंगाल के शासक बने तो उनका बुरा दिन यानी बंगाल का परिस्थितियाँ का काफ़ी बुरा दिन उन्हीं के समय से चालू हो गया था। किसके अधीन? अंग्रेजों के। उनका फोटो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है हमारे सिराजुद्दौला, देख रहे हैं इनकी मोछ देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी देख सकते हैं, जब मोछ ऐसे लगाए हुए हैं तो वो हट्टी हो ही हैं। सिंपल सी बात, हट्टी होंगे ही, है कि नहीं। यही है हमारे सिराजुद्दौला। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था और किन किन कारणों से हुआ था वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम में टॉपिक्स बाय टॉपिक्स लिख के आइएगा। ठीक है, इसमें 7-8 टॉपिक्स हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप 5 भी एग्जाम में लिख के आ रहे हैं तो आपको दोस्तों इतना लिखने के बावजूद आपको 20 में से पक्का है कि आपको 19 नंबर एग्जामिनर आपको देंगे। ठीक है, जैसे हमने आपके BA पार्ट 2 में आपको जिस प्रकार से हमने बोला है हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 में कि जी कैसे कॉपी लिखना है, इन सारे बातों को अगर ध्यान में अगर आप याद करके अगर लिख लेते हैं, ठीक है, और तो आपको 20 में से 19 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो प्लासी के युद्ध के कारण क्या क्या थे, आइए हम फटाफट हम एक नज़र में हम देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई के कई महत्वपूर्ण कारण थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। यानी प्लासी का युद्ध तो कई कारण महत्वपूर्ण थे, लेकिन कई कारण से हम नहीं मतलब रखना है। जो VVI है उसी के बारे में हम एग्जाम में हम लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला जो कारण कौन सा था उसके बारे में। पहला जो कारण था किलेबंदी करना, यानी किला की घेराव करना। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में छिड़ने से अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में अपनी अपनी जो थी बस्तियों में नवाब की अनुमति के बिना दुर्ग बना रहे थे। यानी वो अपने बिना जो बस्तियाँ था वो दुर्ग बना रहे थे, यानी चारों तरफ से घेराव कर रहे थे। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। यानी उस वक्त जो थे बंगाल में अंग्रेज भी आए हुए थे और साथ ही फ्रांसीसी भी आए हुए थे, और वहाँ के जो राजा थे सिराजुद्दौला के बिना आदेश के ही वो अपनी मनमानी घेर रहे थे। ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है। और किसी को जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि आपका ज़मीन है, ठीक है, और आप उसको किसी को बटैया दे दिए, यानी भाड़ा पे दे दिए, और वो बिना आपके परमिशन के वो चारों तरफ से दीवार उठाने लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा? ठीक उसी प्रकार जो था बिना कहे सुने वो अंग्रेज और फ्रांसीसी किला का निर्माण शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो जब उन्हें
सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने क्या किया था, आइए हम देख लेते हैं। इस प्रकार वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। नवाब को मना करने पर तो फ्रांसीसी ने किलाबंदी बंद कर दी, परंतु अंग्रेजों ने उसके आदेश की अवहेलना कर दिया। यानी वहीं आपको छोटा सा एग्जाम्पल जो बताए थे, अब आपने दो भाइयों को दिया आप अपने ज़मीन किराया पर, जिसको हम लोग देहात में कहते हैं कि बटैया, ठीक है, बटैया पे आपने खेत दिया और उस खेत में दो भाई मतलब आपको बटैया करते थे, यानी उसमें जो भी फसल उगता था वो अपना यूज़ करते थे। लेकिन बिना आपके आदेश के अनुसार वो दो ज़मीन आपने जो दिया था दो भाइयों को, वो बिना आदेश के वो चारों तरफ से किलाबंदी दोनों भाई लगे करने, यानी चारों तरफ से घेरने लगे, तो आपको तो बुरा लगेगा। तो उसी प्रकार से वो अंग्रेज और फ्रांसीसी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसी को और अंग्रेज़ों को दोनों को माना किया, लेकिन फ्रांसीसी ने उनकी बात को माना, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी बात को बिल्कुल नहीं माना, वो और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कारण था दस्तखत का दुरुपयोग। अब दस्तखत का दुरुपयोग अंग्रेज किस प्रकार से किए वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। अंग्रेजी व्यापारी शाही फरमान के द्वारा मिली सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे। वह चुंगी दिए बिना ही व्यापार करते थे। वे देसी व्यापारियों को दस्तक देकर निःशुल्क व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति हो रही थी। यानी कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी के व्यापारी जो शाही फरमान था उसके मिली जो सुविधा था उसका दुरुपयोग वो लोग अंग्रेज जो लोग कर रहे थे, और वो भी बिना चुंगी का अर्थ होता है बिना टैक्स दिए हुए व्यापार कर रहे थे, ठीक है। और वो देसी व्यापारियों को जो था निःशुल्क व्यापार करने के लिए यानी फ्री में व्यापार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि नहीं टैक्स तुम लोग नहीं दो, ठीक है, उन्हें यानी निःशुल्क टैक्स नहीं दो, निःशुल्क व्यापार करो। अगर मान लीजिए निःशुल्क अगर व्यापार करेंगे तो जो आर्थिक स्थिति है बंगाल की वो तो थोड़ा सा डगमगाएगी ही ना, क्योंकि आप ही के दिए हुए टैक्स से आज भी हमारा देश चलता है, ठीक है। तो टैक्स में चोरी नहीं करनी चाहिए। तो उसी प्रकार उस समय था कि वो लोग टैक्स जो यहाँ के लोग थे उन्हें बोलते थे टैक्स मत दो और टैक्स मत दो, जिसके कारण वहाँ बंगाल की जो आर्थिक क्षति हो रही थी, ठीक है। ये दूसरा कारण था। उसके बाद तीसरा हम कारण देखते हैं। तीसरा कारण नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के दरबार में नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रही थी और मिलीभगत चल रहे थे उसमें अंग्रेज भी सम्मिलित थे। वे घसीटे बेगम के दीवान राजवल्लभ से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। यानी जो नवाब के विरुद्ध कुछ उनके जो कुछ अपने आदमी थे उनसे मिलीभगत करके अंग्रेज, ठीक है, उनसे गद्दारी करने के लिए मैंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, ठीक है। हाँ, एक और बात बताना था दोस्तों, काफ़ी बच्चों कमेंट कर रहे थे सर आपका इनकम कितना है, कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनकम बोल रहे थे। तो दोस्तों आज हम आप जो है अपने चैनल के Y2 स्टूडियो है आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे देखकर संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो 8,637 सब्सक्राइबर है और इतना मेरा व्यूज़ है। 25,800 स्टूडेंट हमसे 28 दिन की ये टोटल रिपोर्ट है। 28 दिन में हम आपसे सिर्फ इनकम इंक्रीज़ किए हैं 451 रुपया। कुछ बच्चे कह रहे थे सर का इनकम जो है लाख रुपया है, तो दोस्तों आप दिखा सकते हैं कि 451 रुपया मात्र 28 दिन में मेरा इनकम इंक्रीज़ हुआ है, यानी 451 रुपया यूट्यूब के द्वारा हमें मिला है, ठीक है। कोई लाख रुपया हमें यूट्यूब के द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों कि इतना कम व्यूज़ आने के बावजूद भी हम आपका हेल्प कर रहे हैं, इतना कम इनकम आने के बाद भी आपका हम तहे दिल से हमारी टीम के द्वारा आपको हेल्प किया जा रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इनकम जो है इंक्रीज़ हो, यानी बढ़ोतरी हो, ताकि हम इसी प्रकार से आपका हेल्प करते रहें। अगर इनकम इंक्रीज़ नहीं होगा तो मैं अपने पास से कब तक पैसा मिला कर आपको स्टडी मटेरियल, टाइपिंग चार्ज, स्टाफ चार्ज, इन सारे को आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को 1 मिनट में सारे बच्चे अपने व्हाट्सअप स्टेटस हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हो, जितने भी हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सारे पे शेयर कर दे, अपना पोस्ट लगा दे, जो है स्टेटस के तौर पे सारे जगह लगा दे, ठीक है, ताकि
हमारा जो परिवार है वो ऑल इन 84 जो परिवार है जिसे आप और हम जुड़े हुए हैं वो 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए और इनकम में कुछ इंक्रीज़ हो जाए, ताकि और भी आपको जो एजुकेशनल जो है उससे थोड़ा और उसमें सुधार किया जाए। तो फटाफट सारे बच्चे वीडियो को अपने अपने ग्रुप जहाँ भी हो सके सोशल मीडिया पर शेयर कर दे, ठीक है। सारे बच्चे शेयर करें। हम यहाँ पे रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं 1000 घंटा है, 578 सब्सक्राइबर 28 दिन में। बच्चे तो आए हुए हैं, इस बात की खुशी है, लेकिन अभी तक शेयर कीजिए आगे। आप सबसे फटाफट सबको आगे शेयर करें। शेयर सारे बच्चे कर दिए, ठीक है, चलिए शेयर कर दिए। तो आइए हम अपने टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा जो टॉपिक्स है हमारा अपराधियों का शरण। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने नवाब के कुछ अभिव्यक्तियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी और जब नवाब उन्हें वापस मांगा तो इन्होंने इनकार कर दिया। संभव है कि नवाब इस विद्रोही व्यापारी मंडल से क्षुब्ध हो गए हो, ठीक है। अगला जो है इसको हमने आपको नहीं समझाया, इसको हम थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं, या फिर छोड़िए इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। अंग्रेजों पर आक्रमण, ठीक है। अंग्रेजों का आक्रमण कैसे हुआ अब हम जानते हैं। जब नवाब के आदेशों का अवहेलना कर अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी जारी रखी तो नवाब ने दंड देने के लिए कासिम बाजार की कोठी पर 4 जून 1756 ईस्वी को अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। यानी जब नवाब का आदेश का मान लीजिए मेरा अवहेलना हुआ, अब दोनों भाई, आपको अब कहानी की तरफ हम ले जा रहे हैं। दोनों भाई जोत रहे हैं, एक भाई को तो मैंने मना कर दिया, एक भाई अभी भी वो हमारे जो खेत को चारों तरफ से घेर रहा है, तो हमें तो गुस्सा आएगा ही, सिंपल सा फंडा है। जब गुस्सा आएगा तो वहाँ पे वो उसी प्रकार से जो थे हमारे सिराजुद्दौला जी, वो कासिम बाजार के कोठी पर पहुँचे 4 जून 1756 को, और वहाँ पे उन्होंने अधिकार कर लिया, यानी उनको किला वगैरह जो भी खड़ा किए होते सबको गिरा दिए। इसके बाद उसने कोलकाता पर भी आक्रमण कर दिया, जहाँ वो लोग उनका बस्ती था कोलकाता में, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। घबराकर अंग्रेजों ने फुल्टा नामक द्वीप में भागकर शरण ली। बहुतों ने तो आत्मसमर्पण भी कर दिया और बहुत से गिरफ्तार भी हो गए। यानी जितने भी अंग्रेज के सेना थे उन्होंने भाग के तो कहीं फुल्टा नामक द्वीप में शरण ले लिया, कोई ने आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत से अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और जो गिरफ्तार किए गए, ठीक है, और आत्मसमर्पण किए गए थे उनके साथ क्या व्यवहार किया गया अब उसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम काली कोठरी की कहानी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इतिहासकार हालवेल के मतना अनुसार 18 फुट लंबी 14 फुट 10 इंची चौड़ी एक कोठरी में 146 अंग्रेज जून की प्रचंड गर्मी के बावजूद बंद कर दिए गए। यानी आप समझ सकते हैं कि जून की गर्मी में और 18 फीट लंबी और 14 फुट 10 इंची चौड़ी एक कोठरी में 146 लोगों को भर देना, और वो भी जून के महीना में, और गर्मी काफ़ी प्रचंड जून के माह में रहती है, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार से अंग्रेज रहे होंगे। 146 वो वहाँ पर अंग्रेज थे, लेकिन सुबह होते होते उनमें से सिर्फ 23 ही जीवित बचे और सारे अंग्रेज मर गए, ठीक है। इसी इतिहास में काली कोठरी की दुर्घटना यानी द ब्लैक हॉल की संज्ञा दी गई। कुछ आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने हालवेल की मतों के काल्पनिक बताया, कुछ जो इतिहासकारों ने हालवेल की मतों को काल्पनिक भी बता दिया, तो बताने में क्या लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। जिसको हम अब बताइए, आप देख सकते हैं कि 146 को से मात्र 23 को ही जीवित बचे, मात्र एक ही दिन में जो था वहाँ एक दिन रखे, और वो उसमें से 146 अंग्रेजों में से मात्र 23 ही कल सुबह में जीवित बचे, जिसको हम लोग क्या किस नाम से हम जानते हैं, तो काली कोठरी कहानी के नाम से जानते हैं, या फिर आपको द ब्लैक हॉल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार, यानी कलकत्ता पर अंग्रेजों ने कैसे, सिराजुद्दौला ने तो वहाँ से अपना जो शासक जो अंग्रेज थे वहाँ पे उन्होंने तो भगा दिया, ठीक है, लेकिन फिर कलकत्ता में अंग्रेजों ने किस प्रकार से उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया, अब उसके बारे में हम देखते हैं।
ठीक है, टॉपिक्स आप लिख लिए होंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप जो इसका है आपको टेलीग्राम चैनल पे आप हमें जुड़ जाइए। हमारा जो जिस नाम से चैनल चलता है उसी नाम से आपको टेलीग्राम भी चैनल आपको चलता है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ जुड़ जाइए, आपको वहाँ आपको PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। अब हम आइए, हम टॉपिक तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार। जब कलकत्ता में काली कोठरी की दुर्घटना की सूचना मद्रास अंग्रेजों तक पहुंची तो वहां के अंग्रेज प्राधिकारी प्रतिशोध की भावना में जल उठे। यानी जब उन्होंने ब्लैक हॉल की घटना उन्होंने सुनी तो उनके अंदर जो कलकत्ता के प्राधिकारी थे उनके अंदर एक चिंगारी भर की प्रतिशोध की भावना से, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम अपना जो अंग्रेज शहीद हुए हैं उनकी बदला मैं जरूर लूँगा। उन्होंने क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में क्रमशः एक स्थल सेना तथा जल सेना बंगाल में भेजा, जिसने शीघ्र ही कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। यानी उन्होंने क्लाइव तथा वाटसन के नेतृत्व में एक जल सेना, ठीक है, और एक स्थल सेना उन्होंने बंगाल की तरफ भेजा। विवश होकर सिराज को संधि करनी पड़ी। यानी उनको जो उन्होंने थल सेना और जल सेना भेजा हुआ था, ठीक है, तो वो सिराजुद्दौला उसमें हार हो गई थी और हार हुई थी तो उनको मजबूरन विवश होकर संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों की पुरानी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी गई और क्षति के लिए हर्जाना दिया गया। मुद्रा निर्माण एवं किलाबंदी का भी उन्हें अधिकार मिल गया। यानी जितने भी उन्होंने अधिकार, देखिए सबसे पहले अधिकार तो सिराजुद्दौला के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन बाद में जो था वो उस अधिकार का वो दुरुपयोग करने लगे ताकि, और जब उन्हें पता चला सिराजुद्दौला जी को तो उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन आक्रमण में उन्होंने तो कुछ समय के लिए जीत हासिल किया, लेकिन फिर उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जब सैनिक आए तो उनको पराजित, यानी उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। और हार के सामना करने के बाद उन्होंने सिराजुद्दौला जी ने अंग्रेजों के साथ संधि कर लिया और अंग्रेजों ने उनके साथ जो था, जो पहले वाले जो अधिकार थे उसमें कुछ चढ़ा बढ़ा के और उन्होंने अपना जो था अधिकार ले लिए। जैसे अंग्रेजों को पुरानी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी गई, ठीक है, और उन्होंने जो अंग्रेजों की मृत्यु की हुई थी उसकी हर्जाना भी अंग्रेजों ने ले लिया। मुद्रा निर्माण तथा किलेबंदी को भी उन्हें अधिकार अब उन्होंने फिर वापस ले लिया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगला जो है टॉपिक है सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र। परंतु इस संधि से अंग्रेजों तथा नवाब के बीच संघर्ष का अंत नहीं हो सका। क्लाइव ने सिराज को पदच्युत करने तथा उसके बहनोई मीर जाफर को नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। यानी सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र अब उन्होंने अंग्रेजों ने किस प्रकार रचा अब हम जानते हैं। जो सिराजुद्दौला के जो थे, ठीक है, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। उनको पदच्युत का अर्थ होता है कि पद मुक्त, यानी उनको जो शासन वहाँ कर रहे थे उनसे वहाँ से शासन उनको हटा दिया जाए। और उनका साथ जो दे रहे थे उनकी बहन वही मीर जाफर से मिलकर उन्होंने अंग्रेजों से और मीर जाफर को मिलकर षड्यंत्र का निर्माण करने लगे। उसने नवाब की विद्रोही दरबारियों के साथ मिलकर एक गुप्त संधि कर ली। नवाब का कोषाध्यक्ष राज्य दुर्बल सेनापति मीर जाफर बंगाल के सबसे संपन्न बैकर जगत सेठ ने इस षड्यंत्र में सम्मिलित हो गए। यानी कहने का अर्थ है कि अंग्रेज जो ने उनके जो नवाब के कोषाध्यक्ष थे राय दुर्बल, सेनापति जो थे मीर जाफर और बंगाल के सबसे संपन्न बैकर जगत के सेठ, इस षड्यंत्र में उन्होंने अपनी ओर सम्मिलित कर लिया कि इन्हें पद मुक्त कर देना है सिराजुद्दौला जी को, ठीक है। और उन्हें और अंग्रेजों ने इस षड्यंत्र में उन्हें काफ़ी मतलब हासिल भी हुई उनको हटाने में, मतलब यानी इस जो अगर हम बात करें थोड़ा सा कि जो उन्होंने इस षड्यंत्र का जो निर्माण किया था उन्हें सफलता मिली। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। किसी भी राज्य को चलाने के लिए सेनापति की आवश्यकता होती है तथा कोषाध्यक्ष की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वहाँ का जो सेठ थे
मतलब यानी धनी मनी जो व्यापारी होते हैं उनको भी उनका हेल्प करते हैं राज्य को चलाने में, क्योंकि वो टैक्स देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने कोषाध्यक्ष को अपने पक्ष में कर लिया, सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया, तथा वहाँ के भारी जो सेठ थे उनको भी अपने पक्ष में कर लिया। तो सिंपल सा है कि थोड़ा सा वहाँ के शासक तो डगमगाएगा ही, और अंग्रेज चढ़े थे ही कि उनको हटा देना है, तो इसलिए उन्होंने उनको सूरजदौला को हटा भी दिया। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध, यहाँ से आपको अब हम प्लासी के युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी से, यहीं से शुरू होता है प्लासी का युद्ध। क्लाइव ने नवाब पर अलीगढ़ की संधि भंग करने का आरोप लगाया और शीघ्र ही एक सेना के साथ कलकत्ता की तरफ कूच किया। यानी क्लाइव ने नवाब सूरजदौला को अलीगढ़ संधि भंग करने का एक झूठा आरोप लगा दिया, ठीक है, और वो झूठा आरोप लगाकर उन्होंने अपने एक सेना के लेकर कोलकाता की तरफ उन्होंने बढ़ा कौन, क्लाइव ने, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी के प्रभात से प्लासी के आम्र उपवन में सूरजदौला की सेना और कंपनी की सेना में मुठभेड़ शुरू हुई, जिससे भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अपने दरबारियों की धोखाबाजी के कारण सूरजदौला हार गया और युद्ध के क्षेत्र में अपनी पत्नी और लुतिफिनिसा और नौकर के साथ भाग लिया, लेकिन पकड़ा गया। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर हाथी के पैरों में बांधकर नवाब को घसीटा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के द्वारा उसकी सपरिवार हत्या करा दी गई। यानी अब बता सकते हैं आप किसी से युद्ध कैसे जीत सकते हैं जबकि सेनापति उससे मिल गया है। तो सेनापति ही जब गद्दार निकला तो युद्ध हारना तो एकदम आम बात है, ठीक है। और उसी प्रकार सूरजदौला के साथ भी हुआ था। उनके सेनापति तो उनसे अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, तो उनकी उस युद्ध में हार हुई। जब हार हुई तो उनको भागना पड़ा अपने बच्चे और नौकरों के साथ। उन्होंने कुछ नौकर को भी लिया था और अपने पत्नी, और वो खुद भाग रहे थे। उनकी वाइफ ये है, आप देख सकते हैं, उनका एक मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है, यहाँ पे है, ठीक है, जिनका नाम जो है आपको लुत्फिनिसा बेगम उनका नाम है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों काफ़ी क्रूरता थे, ठीक है। उनको सूरजदौला को जो था उन्हें बांधकर, हाथी के पैरों से बांधकर उसे घसीटकर मीर जाफ़र के बेटे के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्होंने मीर जाफ़र के बेटा यानी मरीन के द्वारा उनके सपरिवार यानी कि उनको पूरा फैमिली को एक साथ हत्या कर दी गई। अब प्लासी का युद्ध तो हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध का परिणाम और महत्व किस प्रकार से है, अब हम उसके बारे में हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध और परिणाम और उसका महत्व क्या हुआ, अब हम देखते हैं, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में विजय पाते ही अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया। यानी उन्होंने जब प्लासी के युद्ध में उनकी विजय हुई तो उनके शासक अब तो चाहिए ना वहाँ बंगाल में शासन करने के लिए, तो उन्होंने मीर जाफ़र को जो उनके साथ गद्दारी किए हुए थे तो उनको वहाँ को शासक घोषित कर दिया गया। यानी आप वहाँ के अब भागदौड़ आप अब संभालिए। कंपनी को 24 गांव की जमींदारी और कलकत्ता के दक्षिण में 880 वर्ग मील भूभाग मिला, जिनसे लगभग 1.5 लाख पाउंड की आमदनी होती थी। यानी उन्होंने जब जीता तो जो बंगाल से उनको 24 गांव की जमींदारी भी उनको मिल गया तथा दक्षिण से 880 वर्ग भूभाग भी मिला, जिससे उन्हें लगान के तौर पर यानी टैक्स के तौर पर 1.5 लाख पाउंड की आमदनी होती थी। अब उस वक्त आप समझ सकते हैं कि 1757 में 1.5 लाख पाउंड कुछ अपने आप में एक महत्व रखता था, ठीक है। एक आधुनिक लेखक ने लिखा कि 1757 ईस्वी में भारतीय इतिहास के लिए एक युगांतरिक। अब हम जान लेते हैं कि इतिहासकारों ने 1757 के जो थे उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने जो इतिहासकार थे जानते हैं, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आधुनिक लेखक ने लिखा कि 1757 ईस्वी भारतीय इतिहास के लिए एक युगांतकारी तिथि है, क्योंकि इस वर्ष उसने नया मोड़ लिया। उसके फलस्वरूप भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया, साथ ही अंग्रेजों का साम्राज्य की नींव भी पड़ गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति संदिग्ध हो गई। इस युद्ध ने भारत की कंपनी राज्य की स्थापना की मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी इस प्रकार ने अंग्रेजों ने 1757 के युद्ध जीता
और वहाँ से उनके जो साम्राज्य का नींव वहाँ पे उनकी पड़ी। यानी उन्होंने देखा कि हम एक अगर छोटा सा बंगाल को अगर हमने जीता है तो हमें 1.5 लाख पाउंड का इनकम हो रहा है, तो हम अगर किसी और राज्य को अगर हम जीत लेते हैं, ठीक है, तो हम उससे भी ज़्यादा इनकम इंक्रीज हो सकता है। तो इसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना नींव 1757 से प्लासी के युद्ध में रखा और इसी प्रकार धीरे 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 करते करते उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने प्लासी के युद्ध को जीता और अपना साम्राज्य को विस्तार किया अंग्रेजों ने। दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी वीडियो बनाया है BBI क्वेश्चन का सब्सिडरी हो या फिर ऑनर्स पेपर हो वो आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।